हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, अपना जो आज टॉपिक न्यू स्टार्ट होने जा रहा है 31 नंबर जो चैप्टर है आपके मानव में युग्मक जनन, गेमिटोजेनेसिस इन ह्यूमन बॉडी, यानी जो पिछले टॉपिक में हमने जब जनन तंत्र पढ़ा था तो उसमें देखा था कि किस प्रकार नर के जो युग्मक होते हैं वो शुक्राणु होते हैं और मादा के युग्मक होते हैं वो अंडाणु होते हैं। तो उन युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? युग्मक जनन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार नर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, किन किन प्रोसेस से गुजरते हुए शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है, उसमें कौन सा विभाजन होता है, और फिर हम देखेंगे कि मादा में भी किस प्रकार अंडाणुओं का निर्माण होता है, किस प्रोसेस से गुजरते हैं, कौन सा विभाजन होता है। तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। मानव में युग्मक जनन यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। तो सबसे पहले परिभाषा नोट कर लीजिए। मानव में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? युग्मक जनन। नर के अंदर जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसको बोला जाता है शुक्राणु जनन, और मादा में अंडाणुओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? अंड जनन। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है युग्मक जनन। जैसे नर में शुक्राणु का निर्माण और मादा में अंडाणु का निर्माण, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाएगा? ये है शुक्राणु जनन और ये है अंड जनन। ठीक है, नोट कर लीजिए परिभाषाओं को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने परिभाषा देखी। अब हम देखते हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक लिंगी और एक होते हैं द्विलिंगी। एक लिंगी उन जीवों को बोलेंगे जिनमें नर और मादा अलग अलग जीव होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य में होता है, नर अलग होता है मादा अलग होते हैं, तो उन दोनों अलग अलग जीवों के द्वारा नर के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मादा के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा युग्मक है वो एक ही जीव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अर्थात दोनों लैंगिक अंग है वो एक ही जीव के शरीर में जब उपस्थित रहते हैं तो ऐसे जीव को द्विलिंगी बोला जाता है। और जब नर और मादा युग्मक अलग अलग जीवों में उपस्थित रहते हैं तो उन्हें एक लिंगी जीव बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट। एक लिंगी प्राणी। जब नर तथा मादा युग्मक अलग अलग जीवों द्वारा
उत्पन्न किए जाते हो। जैसे नर द्वारा शुक्राणु का निर्माण, तथा मादा द्वारा अंडाणु का निर्माण। फिर दूसरे प्रकार का आते हैं द्विलिंगी प्राणी। जब नर तथा मादा युग्मक एक ही जीव द्वारा उत्पन्न किए जाते हो। तो ऐसे प्राणियों को क्या बोला जाता है? द्विलिंगी प्राणी बोला जाता है। यानी प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी प्राणी और द्विलिंगी प्राणी। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने युग्मकों के निर्माण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट के पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, मादा में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता है नर के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करना क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है, जो हम परिभाषा अभी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शुक्राणु जनन के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हम अंडाणु जनन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस।
वृषण में शुक्राणुजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करना शुक्राणु जनन कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने जनन तंत्र टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि मानव का जो मुख्य जनन अंग है वो वृषण होता है और वृषण के अंदर पाई जाती है शुक्राणुजन कोशिकाएं जो पहले समसूत्री विभाजन करती है और फिर अर्धसूत्री विभाजन करके विभेदन प्रक्रिया से गुजरते हुए किसका निर्माण करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, देखिए जब हमने वृषण पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, एक बार वापस हम रिवाइज करते हैं कि जो वृषण के अंदर कोशिकाएं होती है शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती है। शुक्र नलिकाएं जो पाई जाती है उनके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। वो दो प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? तो देखिए अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो शुक्रजन नलिका है उनके अंदर दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है सर्टोली कोशिका और एक होती है शुक्राणुजन कोशिका। शुक्राणुजन कोशिकाओं के अंदर विभाजन होगा और शुक्राणुओं का निर्माण होगा, जबकि जो सर्टोली कोशिका है वो क्या काम करेगी? जो शुक्राणु बन रहे हैं उनको ये पोषण प्रदान करने का काम करती है। जैसे ही शुक्राणुजन कोशिकाओं से शुक्राणु बनेगा उसका शीर्ष है वो सर्टोली कोशिका के अंदर इस प्रकार डूब जाएगा और डूबने से जो सर्टोली कोशिका है वो उसको क्या कर देगी? पोषण प्रदान कर देगी और उस शुक्राणु स्पर्म का क्या है? परिवर्धन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर पूर्ण रूप से युग्मक शुक्राणु के निर्माण में सहायता करती है। उसके अलावा जो वृषण के अंदर शुक्र नलिकाएं पाई जाती है उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है जिसको अंतराली स्थान बोला जाता है। वहां की कुछ कोशिकाएं होती है जिनको लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। वो कोशिकाएं क्या करती है? एक हार्मोन का स्राव करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और आपको पता है नर का लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यानी वो हार्मोन एक तो नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने में सहायक होता है, यानी जो किशोरावस्था के अंदर बॉडी में चेंजेस आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। और उसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इस शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। यानी जब तक टेस्टोस्टेरोन स्रावित नहीं होगा वृषण के अंदर शुक्रजन कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण नहीं कर सकती। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा तो शुक्राणुजन कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा? शुक्राणुओं का निर्माण किया जाएगा। तो आपको क्या क्या प्रोसेस ध्यान रखना है? सबसे पहले वृषण के अंदर शुक्र नलिकाएं पाई जाती है और उन नलिकाओं के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है जो आपके सर्टोली कोशिका या उनको कायिक कोशिका भी बोला जाता है, और दूसरे प्रकार की होती है शुक्राणुजन कोशिका। जन यानी जन्म देने वाली। तो शुक्राणुजन कोशिकाओं के अंदर विभाजन होगा जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होगा, और जो दूसरे प्रकार की सर्टोली कोशिका है या कायिक कोशिका है वो क्या करेगी? जो शुक्राणु निर्मित हो गए उनको पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो इस प्रकार इन दोनों कोशिकाओं का काम हो गया। फिर बात आती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण में जो शुक्राणु नलिकाएं पाई जाती है उनके बीच में खाली स्थान होता है, उसको अंतराली स्थान बोला जाता है। और वहां पर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स बोला जाता है। और उन कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नर का लैंगिक हार्मोन बोला जाता है क्योंकि नर के जो भी लैंगिक लक्षण है, जो भी व्यवहार में परिवर्तन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही आता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक तो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाने का काम करता है और दूसरा शुक्राणु जनन प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, आया समझ में? तो इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए, फिर जो अभी मैंने आपको समझाया उसको हम डिस्कस करते हैं।
ये आपने परिभाषा नोट कर ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि बताया मैंने आपको, वृषण में सबसे पहले क्या पाई जाती है, दो वृषण है वो कई पालियों में विभक्त रहता है और प्रत्येक पाली के अंदर 2 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित रहती है। तो वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक नलिका में, कौन सी नलिका में, इस शुक्रजनक नलिका में, प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो हम देखेंगे प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, 2 प्रकार की कोशिकाएं। और वो 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी है, पहली तो है सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल्स बोलते हैं इनको, या इन्हें कायिक कोशिका बोला जाता है, सर्टोली कोशिका या कायिक कोशिका। और दूसरी प्रकार की है शुक्रजन कोशिका। तो शुक्रजन कोशिका क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिका क्या करेगी, जो ये शुक्राणु बने इनको ये पोषण प्रदान करने का काम करती है। सर्टोली कोशिका शुक्रजन कोशिकाओं को भी पोषक पदार्थ देती रहती है ताकि ये अच्छी तरह कार्य कर पाए, और इनके द्वारा जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है इन शुक्राणुओं को भी ये क्या करती है, विकसित करती है। जैसे ये शुक्राणु निर्मित हो जाएगा ये आकर सर्टोली कोशिका के अंदर अपना सिर दशा लेगा और ये इसको क्या करेगी, पोषण प्रदान करेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी। ठीक है, तो दोनों प्रकार की कोशिकाओं को नोट कर लीजिए कि किन कोशिका के द्वारा क्या कार्य होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो शुक्रजनक कोशिकाएं नलिकाएं हैं उनके अंदर दोनों प्रकार की कोशिकाएं, शुक्रजनक कोशिका और कायी कोशिकाओं के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि जो अंतराली स्थान में अंतराली कोशिकाएं होती है, लीडिंग कोशिकाएं होती है, उनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, वृषण में जो अंतराली स्थान होता है वहां पर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स बोला जाता है। और इन कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो आपको अंतराली कोशिका या दोनों नाम ध्यान रखना है, लीडिंग कोशिका। और टेस्टोस्टेरोन को बोला जाता है नर हार्मोन। नोट कर लीजिए। तो ये हमने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में देखा। इसे नर हार्मोन बोला जाता है और इसका काम क्या है? इसका काम है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाए रखना और शुक्राणु जनन को प्रेरित करना। तो देखिए,
पहला है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाए रखना और दूसरा काम है शुक्राणु जनन को प्रेरित करना। देखिए स्टूडेंट, जनन तंत्र में और अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने एक हार्मोन पढ़ा था FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुट्टी का प्रेरक हार्मोन। तो FSH हार्मोन है वो नर और मादा दोनों के अंदर युग्मक जनन को प्रेरित करता है। तो नोट लगा के लिख लीजिए ये पॉइंट, FSH पुट्टी का प्रेरक हार्मोन। ये हार्मोन नर और मादा दोनों में युग्मक जनन को प्रेरित करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है शुक्राणु पूर्व कोशिका, यानी सबसे पहले शुक्राणु पूर्व कोशिका बनेगी और जब इस कोशिका में विभेदन होगा तो पूर्ण विकसित क्या बनेगा, शुक्राणु। यानी दूसरा प्रोसेस होगा शुक्राणु में रूपांतरण। तो सबसे पहले जो शुक्राणु मात्र कोशिका है उसमें पहले समसूत्री विभाजन होगा, फिर अर्धसूत्री विभाजन के चरण होंगे और सबसे पहले क्या बनेगी, शुक्राणु पूर्व कोशिका। यानी शुक्राणु से जस्ट पहले जो कोशिका बनती है उसको क्या बोलेंगे, शुक्राणु पूर्व कोशिका। और नेक्स्ट चरण में क्या होगा, इस कोशिका का शुक्राणु में क्या हो जाएगा, रूपांतरण। तो आपको ध्यान रखना है शुक्राणु निर्माण की दो प्रक्रिया होती है, दो चरण होते हैं। पहला होता है शुक्राणु पूर्व का निर्माण और दूसरा होता है उसका शुक्राणु में रूपांतरण। नोट कीजिए, फिर हम प्रोसेस मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताती हूँ, एक रेखा चित्र के द्वारा, और फिर हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं रेखा चित्र के द्वारा पूरे प्रोसेस को।
देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था शुक्राणु निर्माण करने वाली मात्र कोशिका होती है वो क्या कहलाती है? शुक्राणु जन कोशिका कहलाती है। और उन कोशिकाओं में सबसे पहले कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होने से क्या बनेगा? प्राथमिक शुक्र कोशिका। इस कोशिका में फिर क्या होगा? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा और क्या बनेंगे? द्वितीयक शुक्र कोशिका। आपको पूछा जा सकता है कि जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है? तो आपको ध्यान रखना है द्वितीयक शुक्र कोशिका बनती है, ना कि प्राथमिक शुक्र कोशिका बनती है। फिर इस द्वितीयक शुक्र कोशिका में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा और शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं बनेगी। ये हो गया पहला चरण और ये हो गया दूसरा चरण। इन कोशिकाओं में क्या होगा? विभेदन होगा और विभेदन होने से किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का। ये अवस्था कब होगी? यौनारंभ पर। यानी जैसे यौनावस्था आएगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होने लगेगा और ये निर्माण होने से किसका निर्माण होने लगेगा? शुक्राणु का, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही थी अपनी क्लास। बाकी जो शुक्राणु जनन का ये सारा प्रोसेस है इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।